आज हम छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कोई सेंस नहीं है इसका। ठीक है, मेंस के लिए आपको पता होगा कि मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अलग होती है। और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ जुडिशरी के मेंस में तो सिर्फ जजमेंट राइटिंग आती है, राइट। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, पता है कि अच्छा ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ये मल्टीपल पार्ट्स में बनेगा क्योंकि एक साथ ना आप इस लैंड रेवेन्यू कोड को झेल सकते हो ना मैं, और नहीं इतना समझ में आएगा, इसलिए हम धीरे धीरे करके इसको पार्ट्स में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए वो ये है कि आपकी जो अमेंडमेंट आई है 4 मई 2022 वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जो भी अमेंडमेंट्स 2022 से रिलेटेड हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब अगर हम सेक्शन वाइज जाएँ, दो तरीक़ों से जा सकते हैं। 19 चैप्टर्स हैं टोटल, 294 सेक्शंस हैं और 3 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो हम दो तरीके से जा सकते हैं। या तो हम चैप्टर वाइज जाएँ, वो भी जा सकते हैं, बिकॉज प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हम वो भी कर सकते हैं। या फिर हम कंसेप्ट वाइज जाएँ। तो अब हम कंसेप्ट वाइज जाएंगे तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, है ना। तो हम बेसिक देख लेते हैं, फिर हम भले ही चैप्टर वाइज देखेंगे। ऑल राइट, तो अब देखो, कोई भी लैंड है ना, वो अर्बन रूरल जो भी है। अब मान लीजिए गांव है, गांव में या छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो रूरल लैंड होगा उसमें कुछ एग्रीकल्चरल लैंड होगा, जहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है। कोई लैंड ऐसा होगा जहाँ पे बाकी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई क्रिमेशन ग्राउंड भी होगा, राइट। सो देयर वुड बी अ लैंड फॉर दैट पर्पस ऑल्सो। और यही इन सब का मैनेजमेंट, क्योंकि देखो अगर हम सेक्शन 57 पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियरली लिखा है कि ये सारी लैंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। और अगर लैंड है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ओनर कौन है इसका, स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर हम इसको किसी भी कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हैं, हम भूमि स्वामी हैं या हम टेम्पररी होल्ड कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए, तो हमें उसका भाड़ा तो देना पड़ेगा। वी हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रेवेन्यू कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब हर एक लैंड का रेवेन्यू अलग होगा क्योंकि उसका पर्पस अलग है। अगर कोई लैंड एजुकेशनल पर्पस के लिए तो उसका रेवेन्यू कम होगा, कोई लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो उसका रेवेन्यू अलग होगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लैंड द रेवेन्यू विल चेंज। तो ये भी बोलता है कि भाई अगर तुम्हारा लैंड ए पर्पस के लिए था, तुम अपने उसको बी पर्पस के लिए करते हो और चेंज करते हो उसमें, तो तुम्हें अपना रेवेन्यू भी चेंज करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर पेइंग हैज़ टू बी चेंज्ड। तो ये एक चीज़ है। अब हम देखते हैं कि कैसा दिखता है। ये देखो, ये ना डिवीज़न है। मध्य प्रदेश में 10 डिवीज़न है। अब डिवीज़न क्या होता है, अब मान लो पूरे छत्तीसगढ़ को अगर तुम एक ज़मीन में इमेजिन करो, इट्स अ पीस ऑफ लैंड अल्टीमेटली, राइट। इट लुक्स अगली माई ड्राइंग, बट जस्ट इमेजिन, ओके। अब अपने कन्वीनियंस के लिए इन लोगों ने इस लैंड को 5 डिवीज़न में, 1 2 3 4 5 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया है ना। अब इस डिवीज़न के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील भी है। ठीक है, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और ये अब मैं ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपके कन्वीनियंस के लिए बता रही हूँ। अब हर एक मोटा टुकड़ा है लैंड का, हर मोटे टुकड़े के लिए एक ऑफिसर चाहिए, है ना। जैसे हम बचपन में नहीं करते थे, पहले मॉनिटर बनाते थे, फिर एक होता था स्कूल कैप्टन, है ना। स्कूल कैप्टन के बाद होता था क्लास मॉनिटर, फिर उसमें क्लास लीडर होते थे जो चेंज होते रहते थे। तो मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल ऑफिसर्स को काम दिया गया है ताकि एक मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। ओके, बस हमें ये समझना है कि कौन सा ऑफिसर किस चीज़ का ख्याल रख रहा है, दैट्स इट। वंस यू अंडरस्टैंड हु इज टेकिंग केयर ऑफ व्हाट, यू विल ईजिली सेल थ्रू, बिकॉज इसके अलावा उसमें
ऑनेस्टली कुछ है भी नहीं। ओके हमने पढ़ा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, क्योंकि कलेक्टर के नाम के साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही लगता है तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रिक्ट का राजा है। कमिश्नर बड़ा आदमी है तो वो डिवीज़न का राजा है। तो अभी हम वो देखेंगे कि क्या कैसे है, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ समझते हैं। ये देखो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब समझो सबसे ऊपर है आपका, मेरे पेन क्यों नहीं चल रहा है, सबसे ऊपर है आपका कमिश्नर। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट का हेड है, ठीक है। कमिश्नर मान लो या एडिशनल कमिश्नर मान लो, हमेशा याद रखना एडिशनल जो होता है वो मेन पोस्ट जो होती है उसी के बराबर होता है, बट असिस्टेंट जो होता है वो कम होता है। जैसे आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा, सेशन जज एडिशनल सेशन जज, बट असिस्टेंट सेशन जज के पास थोड़ी कम पावर होती है, राइट। तो असिस्टेंट हमेशा कम होता है। तो एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर कौन होता है, कहाँ का राजा होता है, डिवीजन का होता है, सॉरी नॉट डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन। सिमिलरली कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर किसका राजा होगा, डिस्ट्रिक्ट्स का। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका राजा होगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि जब आप यूपीएससी क्रैक करते हो तो सबसे पहले अगर एसडीओ बनते हो, है ना, एसडीएम बनते हो, फिर एसडीएम बनने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हो। तो ये जो कलेक्टर है वो सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट का होता है, पूरी एक डिस्ट्रिक्ट एक कलेक्टर के अंडर आती है, ठीक है। फिर इसके नीचे होते हैं असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर। अब आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप एमपी से हो अगर, तो एमपी पीएससी होता है या यूपी पीएससी होता है। तो जो लोग पीएससी से क्लियर करके जाते हैं ना एग्ज़ाम, वो ये सब बनते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर भी बनेंगे, डेप्यूटी कलेक्टर भी बनेंगे। जो यूपीएससी से क्लियर करके जाते हैं वो डायरेक्ट एसडीओ बनते हैं, एसडीएम, ठीक है। पहले और अगर आप छोटी पोस्ट से जा रहे हो तो तहसीलदार बनोगे। तो ये जो असिस्टेंट कलेक्टर, ये डेप्यूटी कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, ये कौन इनका क्या रोल होता है, ये दीज पीपल आर सबऑर्डिनेट टू कलेक्टर, ठीक है। और इन्हीं को बाद में सब डिविजनल ऑफिसर बनाया जाता है, ठीक है। अब सब डिविजनल ऑफिसर हो गया, उसके बाद तहसील होती है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी तहसीलें होती हैं। अब अगर आप जज बनोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जज की पोस्टिंग बहुत छोटी छोटी जगह पे होती है। तो हर एक तहसील का भी तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है, एडिशनल तहसीलदार होता है। तो ये तो एक बेसिक हायरार्की हो गई, ठीक है। सबसे नीचे तहसीलदार, फिर उसके ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके ऊपर डिवीजन, ऐसी कुछ हायरार्की बनती है। तो डिवीजन में आपका कमिश्नर आ गया, एडिशनल कमिश्नर आ गया, डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर आ गया, और आपका तहसील में तहसीलदार और एडिशनल तहसीलदार आ गया। अब ये तो एक लाइन ऑफ हायरार्की है। दूसरे ही और इनकी अपॉइंटमेंट, हर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट याद रखना, हर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। हाँ, पर उनको प्लेस कैसे करना है, हमेशा ये वर्ड रखना है। जहाँ पर अपॉइंटेड बात आ जाए वहाँ स्टेट गवर्नमेंट टिक करना, जहाँ पर प्लेसिंग की बात आ जाए वो कलेक्टर कर सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव काम। आर यू गेटिंग मी? सो इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द हायरार्की। अब जैसे ये वाली एक हायरार्की है ना, वैसी एक दूसरी हायरार्की है। जैसे सबसे टॉप पे हो गया कमिश्नर, उसके नीचे हो गया कलेक्टर। अब कलेक्टर से के ही सेम रैंक पे आता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। ये अलग ही है। देखो अलग अलग काम होते हैं लैंड के, है ना। लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करना एक काम हो सकता है, पर लैंड का सर्वे करना, है ना, कि अच्छा ये ब्लॉक नंबर क्या है, उसका पूरा मैप तैयार करना, वो भी तो एक किसी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने, ऐसा नहीं कि बंदे अलग हैं,
हो सकता है कि वही कलेक्टर अलग कैपेसिटी में सुपरिटेंडेंट ऑफ लॉ लैंड रिकॉर्ड हो रहा है ना, बन रहा है। इनके क्या, मैं ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज एक ही होता है। डिस्ट्रिक्ट जज होता है अपनी सिविल कैपेसिटी में और सेशन जज वो होता है अपनी क्रिमिनल कैपेसिटी में। सिमिलरली यहाँ पे कलेक्टर जो होता है वो जब रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है तो कलेक्टर की कैपेसिटी होती है, पर जब वो लैंड रिकॉर्ड का सर्विस वो कर रहा है या जो उसका मेजरमेंट वाला पार्ट है लैंड का, जब वो देख रहा है देन ही इज कॉल्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों का लेवल सेम है। सबसे ऊपर कमिश्नर है, उसके बाद कलेक्टर भी है, और फिर वही कलेक्टर जब लैंड रिकॉर्ड वाले कैपेसिटी में काम करता है, सुपरिटेंडेंस करता है उसका, तो सुपरिटेंडेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ये समझना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब समझते हैं हम कुछ और चीज़ें। अगर तुम देखो सेक्शन 1 क्या बोलता है, ऑफ कोर्स ये लोकल एक्ट है तो छत्तीसगढ़ पे ही लगेगा, है ना। डेफिनेशन में अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक पूरा लैंड है ना, हो सकता है थोड़ा पार्ट उसका अर्बन लैंड हो, थोड़ा उसका एग्रीकल्चरल पार्ट हो, है ना। हो सकता है कि कुछ ऐसे वेकेंट, ऐसे बंजर ज़मीन पड़ी हो उसमें जिसमें कुछ काम नहीं हो रहा, यस हो सकता है। ऑफ कोर्स हो क्या सकता है, लोग रहते ही हैं, कुछ लोग वहाँ यहाँ पर रह रहे हैं, तो जो जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, जो एरिया रिजर्व्ड है किसी विलेज में या किसी भी एरिया में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उसको हम आबादी बोलते हैं। ओके, एग्रीकल्चर क्या है, तो डेफिनेशन ए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ए फॉर आबादी, बी से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्रीकल्चर में क्या होगा, कोई भी पीरियोडिकल क्रॉप अगर आप उगा रहे हो, अब उसमें पान का पत्ता हो गया, सिंघाड़ा हो गया, गार्डन प्रोड्यूस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, है ना, दुनिया की सारी चीज़ें वो जो भी हैं वो एग्रीकल्चर में कहलाएगी। तो आपको क्या देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। अब देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ध्यान से पढ़ भी लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। सी एग्रीकल्चर, अब देखो ये इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एग्रीकल्चरल ईयर दिया हुआ है सी में, और इसमें रेवेन्यू ईयर दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू ईयर दिया हुआ है वी में, दिस यू हैव टू रिमेंबर। रेवेन्यू ईयर क्या दिया हुआ है, उसमें कुछ नहीं दिया, इसमें लिखा हुआ है कि एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। एग्रीकल्चरल ईयर क्या दिया हुआ है, एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अब इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती है होल्डिंग, क्योंकि आप होल्डिंग ना बार बार पढ़ोगे। क्या है होल्डिंग, होल्डिंग मतलब लैंड, वो लैंड जो किसी के द्वारा किसी के कंट्रोल में है, किसी के पोजेशन में, वो उसको ओन कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, है ना। मैं अगर किसी इस पीस ऑफ लैंड, अगर मेरा घर है किसी कहीं गांव में, तो आई एम होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी, राइट। वो पार्सल ऑफ लैंड, वो भूमि का टुकड़ा जो सामने वाला बंदा होल्ड कर रहा है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड होल्डिंग, है ना। अगर वो भूमि स्वामी है तो अब उस कैपेसिटी में कर रहा है, या अगर लेसी है तो उस कैपेसिटी में कर रहा है ना, डिपेंड। ये टीपीए जैसा है, टीपीए में आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप एक बायर की कैपेसिटी में होल्ड करते हो प्रॉपर्टी, अगर सिर्फ लीज पे ले रहे हो तो लेसी की तरह करते हो, है ना। फिर बन जाता है जे, इम्प्रूवमेंट। अब ना इसमें इम्पॉर्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन गया, ये एमपी में 2019 में आया था इसका क्वेश्चन कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्प्रूवमेंट। नोबडी एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन दे आस्क दिस क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो इम्प्रूवमेंट की क्या बात है, इम्प्रूवमेंट हमेशा होल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही होगा, है ना। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है उस पीस ऑफ लैंड पे जो उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है, कुआं बना दिया, है ना, वाटर चैनल बना दिया, एग्रीकल्चर के लिए वाटर सप्लाई करवा दिया, या ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, है ना, पेड़ वेड़ लगा दिए, या लैंड को एक लेवल पे कर दिया, बिल्डिंग बना दी, कोई भी ऐसी चीज़ जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ा रही है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। हाँ, बट वो टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। अगर टेम्पररी कुआं खोद रहे हो या टेम्पररी लेवल पे कुछ ऐसा कर रहे हो
जिससे उस लैंड की वैल्यू बढ़ी, देन इट इज़ नॉट कॉल्ड इम्प्रूवमेंट पर से। ठीक है, तो एक तो टेम्पररी चीज़ को हम नहीं बोलेंगे इम्प्रूवमेंट, और दूसरी ऐसी कोई चीज़ कि तुमने बनाई तो है, तुमने बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है, या तुमने कोई क्रॉप लगा दी, बट वो उस लैंड को सब्सटैंशियली उसकी वैल्यू को कम कर रही है। जैसे इंडिगो लगा दिया, अब वो जो ज़मीन जिसमें तुम वो लगाते थे, राइस लगाते थे या वीट लगाते थे, उस ज़मीन को तुमने बंजर कर दिया इंडिगो उगा के। ओके, सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर लैंडलेस पर्सन पढ़ लेना। अब लैंडलेस पर्सन क्या होता है? कोई बोनाफाइड एग्रीकल्चरलिस्ट। अब बोनाफाइड एग्रीकल्चरलिस्ट क्या है, उसकी भी आप डेफिनेशन देख लेना। तो अगर कोई ऐसा एग्रीकल्चरलिस्ट है जिसके पास जो इनफ लैंड नहीं है, जो भी इस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड नंबर है, जो अमाउंट है, उतनी लैंड ही नहीं है उसके पास, पॉपर जैसा हो गया सीपीसी में। क्या बोलता है? जब जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है कि वो अपना केस लड़ सके, उसके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है सिवाय उसके जो वो कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो समथिंग सिमिलर टू दैट इज देयर। ठीक है, मैंगो बोल रही हूँ, मार्केट वैल्यू पढ़ लेना। ठीक है, क्या होती है? रिकग्नाइज्ड एजेंट इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू ईयर पूछ सकते हैं वो। अपार्ट फ्रॉम दिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब Z2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, Z2 बोल लो या जो भी है। टू कल्टिवेट पर्सनली, अब बेसिक सेंस है, कल्टिवेट पर्सनली का क्या मतलब होगा? या तो मैं खुद करूँगा, है ना, वो सारे इक्विपमेंट्स लेके खुद ही कल्टिवेट करने लग गया, या तो कोई मेरे घर का बंदा कल्टिवेट कर रहा है, या तो मैंने लोग बाग रखे हुए हैं, पैसे दे रही हूँ मैं उनको, बोल रही हूँ कि मेरे तरफ से काम करो, है ना, या तो वेजेस पे सर्वेंट्स रखे हैं, या तो मैंने लेबर हायर किए हैं, तो वो हो सकता है। अनऑक्यूपाइड लैंड का भी मतलब दिया हुआ है कि क्या है। तो ये सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि फ्यूचर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि अनऑक्यूपाइड लैंड की क्या प्रोविजन है, क्या कैसा है। सो दिस यू हैव टू सी, हमेशा याद रखो। अब जब से तुम सेक्शन 3 से पढ़ोगे ना, सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछ लेते प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है, तो ये पूछ लेता है कि वैसे तो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे, बट बिलासपुर, रामपुर इसमें है, तो ये हमें देखना इंपॉर्टेंट है। और फिर जब रेवेन्यू ऑफिसर्स पढ़ते हैं ना, अब देखो रेवेन्यू ऑफिसर्स में क्या क्या पूरी लिस्ट दी गई है। कमिश्नर सबसे ऊपर, एडिशनल कमिश्नर भी कमिश्नर जैसे ही होता है, सेटलमेंट कमिश्नर, ठीक है, एडिशनल। अब ये सेटलमेंट कमिश्नर कौन आ गया भैया? सेटलमेंट कमिश्नर वही एक अलग कैपेसिटी में उनको बनाया गया है। कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, ये क्या है? ये सेम रैंक के ही बंदे, सिमिलर रैंक के बंदे, बट उनको एक अलग नाम दे दिया गया क्योंकि वो अलग कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उनके रोल क्या है, आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर सेटलमेंट ऑफिसर की बात है, अच्छा ये सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड यहाँ पर आया है ना। अब यहाँ तुम ये बहुत गौर फरमाना कि यहाँ पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं बोला गया है कहीं पर, यहाँ पटवारी नहीं बोला है, कोटवार नहीं बोला है, तो ये सारे लोग आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स नहीं है। ऑल राइट, और क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि क्या रेवेन्यू, इनमें से कौन रेवेन्यू ऑफिसर है, तो या नहीं है तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं है, पटवारी नहीं है, कोतवार नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया, बेसिक पार्ट 1 ऑफ योर बेसिक्स। अगर यहाँ से सेक्शन 3 से आप 21 तक पढ़ोगे तो इसमें वही दिया है कि अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, प्लेसिंग उसकी कलेक्टर कर सकता है कुछ केसेस में, ठीक है, बट यही दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर सेम होता है एज फार एज पावर्स आर कंसर्न, उनका काम बढ़ जाए इसलिए हमने एक एडिशनल कमिश्नर का रिक्वायरमेंट रख दिया है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट विल ऑलवेज बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यस, बट इसमें एक सेक्शन है, मैं आपको सेक्शन देख के बता देती हूँ। ये देखिए, अगर आप सेक्शन 17 अगर आप पढ़ेंगे, पावर टू अपॉइंट एडिशनल कलेक्टर्स। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट 1 और मोर एडिशनल कलेक्टर इन अ डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद नॉट सेक्शन 17, सेक्शन 22 SDOs, कलेक्टर में प्लेस 1 और मोर असिस्टेंट कलेक्टर्स। अब ये देखो, हमने क्या देखा, असिस्टेंट कलेक्टर को अपॉइंट तो सरकार कर चुकी है पहले, कलेक्टर इज जस्ट प्लेसिंग SDOs एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट।
ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा सेक्शन 26 तक, उसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।